डियर स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हमारे बिहार में भी चुनाव जो है, बिहार विधानसभा का चुनाव का लगन अभी चल रहा है। बहुत सारे मोरी पहनने के लिए तैयार हैं, दुल्हे बहुत सारे हैं। अब दुल्हनिया किसको मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पे बड़ा प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि हर लोग यहाँ इस बिहार के चुनाव में शादी करना चाहता है। लेकिन अब प्रश्न होता है कि आखिर किसके सिर मोर चढ़ेगा। ये एक बड़ी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति सभी के लिए बौखला देती है, समस्या पैदा करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि जब देश की आज़ादी होता है तो आज़ादी से हमने कांग्रेस को देखा, उसके बाद फिर बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां आए, जैसे बिहार में लालू जी की भी राज चला, उसके बाद नीतीश जी का राज चलता है। अब इसी क्रम में देखा जाए तो कांग्रेस तो बहुत पहले ही, हम कहेंगे कि 70-80 के दशक में ही बिहार से वो निपट चुकी है। लेकिन लगभग 90 के दशक से आप देखेंगे तो क्षेत्रीय पार्टी जो है, बिहार में क्षेत्रीय पार्टी का कहीं न कहीं जो एक सक्रियता होती है, मजबूती होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। ऐसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि क्या बिहार को अभी प्रशांत किशोर जी जो थर्ड कह सकते हैं, एक पिलर के रूप में बिहार में आए हैं, प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी जो है, क्या बिहार के लोगों को, बिहार वासियों को ये भावुक कर रहे हैं? क्या बिहार के लोगों को यह बहुत ज़्यादा खुशहाली के कह सकते हैं जो समस्याएं, खुशहाली का जो पीरियड होने वाला है, क्या उन्हें आने वाली है? क्या प्रशांत किशोर जो बिहार वासियों का जो एक मांग है, जो उनकी ज़रूरत है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रशांत किशोर उसे फुलफिल करेंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर जी की कह सकते हैं सक्रियता है, इनके प्रति लोगों के जो एक जुड़ाव चल रहा है, युवाओं के बीच में एक जुड़ाव चल रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, कहीं ना कहीं वंडरफुल और सरप्राइज करने वाली बातें हैं। तो आज हम ये सारे चीज़ों को आज यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, पूरा का पूरा हमारा सेंटर जो रहेगा बिहार विधानसभा का चुनाव, और इसमें आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर जी के बारे में। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रशांत किशोर जी हैं, इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं तो अब जानना तो पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रशांत किशोर जी जो हैं, एक्चुअली ये जब 12वीं की पढ़ाई कर लिए थे, तो 12वीं की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने 3 सालों तक इनकी पढ़ाई जो रहा डिस्टर्ब हुआ या रुक गया। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करने चले जाते हैं, यूनिसेफ में नौकरी करते हैं। और जब संयुक्त राष्ट्र में नौकरी कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने एक रिसर्च पेपर कर सकते हैं सर्वे जारी किया था, जहां पर कहेंगे कि गुजरात की सरकार जो थी, गुजरात का जो मॉडल था, गुजरात इतना विकसित राज्य होने के बावजूद भी वहां पर जो अनेक प्रकार के समस्याएं हैं, कुपोषण जैसी जो समस्याएं हैं, इसको लेकर के जब इन्होंने रिपोर्ट जारी किया तो उस समय तत्कालीन गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी थे। और उसी समय नरेंद्र मोदी का जो कहीं न कहीं केंद्रित कह सकते हैं सेंटर पॉइंट जो होता है, वो पीके की तरफ जाता है, प्रशांत किशोर जी की तरफ जाता है। फिर नरेंद्र मोदी जो है इनको अपना सलाहकार बनाते हैं। एक कैसे संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर, विदेश सेवा छोड़ करके बिहार मतलब गुजरात आते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं। नरेंद्र मोदी को फिर हम कहेंगे कि वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाते हैं। देन आफ्टर फिर आप देखेंगे कि 2015 में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ते हैं। नीतीश कुमार जी का ये पॉलिटिकल एडवाइजर बनते हैं, नीतीश कुमार को वापसी कराते हैं। फिर 6 साल में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री के यदि देखिएगा तो 6 साल में 6 मुख्यमंत्रियों को ये नियुक्ति करवाते हैं। अब इसके साथ ही अब ये बिहार में जो है, अब ये जो पॉलिटिकल जो एडवाइजर थे, ये पॉलिटिकल एडवाइजर से अब कहीं ना कहीं संन्यास ले लेते हैं, और लेने के बाद बिहार में अपना एक राजनीतिक पार्टी जो है 2024 में लॉन्च करते हैं, जिसका नाम है जन स्वराज। अब ये जन स्वराज जो है बिहार में भौकाल मचाई हुई है। जहां भी देखेंगे तो लोगों का पहली पसंद जो है वो प्रशांत किशोर जी बनते जा रहे हैं। तो आज हमारा सबसे पहला इनसे क्वेश्चन होगा, प्रशांत किशोर जी से हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के राजनीति में यदि इनके हम आइडियोलॉजी की बात करें तो क्या प्रशांत किशोर जी गांधीवादी विचारधारा के हैं या मौका प्रस्त हैं? दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा, बहुत सारे विरोधी जो हैं इन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो है बीजेपी का बी टीम है, क्या ये सही है या गलत है? इस पर भी हम बात करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी करूंगा, कुछ विरोधियों का ये भी बात आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी इतना खर्च कर रहे हैं फिर भी इन पर ईडी और सीबीआई सबका छापा नहीं पड़ रहा है, IT इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा। के छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ये बीजेपी के बी टीम है, इसके कारण। तो ऐसे विरोधियों का कहना है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन सच क्या है, सारे चीजों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जी बिहार के तीसरा विकल्प के रूप में आ रहे हैं? ये भी हमें जानना पड़ेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे, क्या राजनीतिक सलाहकार से एक खुद को एक पार्टी घोषित जो किए हैं, आखिर इसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? और यूनाइटेड नेशंस की हम बात करेंगे, यूनिसेफ के साथ साथ जो आपकी विदेश में छोड़ करके इन्होंने जो बिहार में सेवा करने के लिए आए हैं, ये सारे चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर प्रशांत किशोर को हम किस रूप में देखेंगे।
कोई इनको कहता है कि बी टीम है बीजेपी के, कोई कह रहा है कि इन पर किसी प्रकार के इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा। आखिर क्या कारण है भाई? ये सारे गतिविधियों को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं और आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जी जो हैं ये बिहार से हैं और बिहार में एक छोटा सा हमारा जिला देखेंगे तो ये आपका रोहतास है। और ये रोहतास जो जिला है, रोहतास जिला में एक छोटा सा गांव है जिनका नाम है कोनार। तो इस कोनार में ही प्रशांत किशोर जी का जन्म जो होता है 1977 में प्रशांत किशोर जी का जन्म होता है। और यहाँ से ये अपने जो इनका करियर जो होता है, अपना करियर को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि प्रशांत किशोर जी जो थे, इनके पिताजी जो थे उनका नाम था श्रीकांत पांडे जी और यह एक सरकारी डॉक्टर थे। और सरकारी डॉक्टर होने के कारण इनके पिताजी के बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता था। तो ट्रांसफ़र होने के कारण इनका पढ़ाई जो था एक जगह स्थित नहीं हो पाया और इसी कारणवश प्रशांत किशोर जी की पढ़ाई जो थे बहुत सारे शहरों में होती है। प्रशांत किशोर जी का मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये माना जाता है कि इनकी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैथ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे और अच्छी थी। 12वीं क्लास में इनको 150 नंबर का जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ था, इनको 148 नंबर मिला था। और पिताजी चाहते थे कि बेटा हमारा इंजीनियर बने, प्रशांत किशोर एक इंजीनियर बने, लेकिन दबाव में प्रशांत किशोर नहीं आए और इंजीनियर तो हो जाएंगे। ये प्रशांत किशोर जी का स्टेटमेंट था कि पिताजी हम इंजीनियर तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप कहोगे कि आप आईएएस की बेटा तैयारी करो। फिर आईएएस की तैयारी करने के लिए आप कहेंगे तो ऐसा करते हैं हम 3 साल में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आईएएस की तैयारी कर लेते हैं। यह स्टेटमेंट जो था प्रशांत किशोर जी का था और इन्होंने अपने पिताजी को श्रीकांत पांडे जी को इन्होंने यह स्टेटमेंट जारी किया। अब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको बता दूं प्रशांत किशोर जी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये आपका हिंदू कॉलेज है। तो हिंदू कॉलेज से इनकी पढ़ाई लिखाई जो ग्रेजुएशन की इनकी डिग्री जो हुआ था, हम कहेंगे कि प्रशांत किशोर जी दिल्ली का जो आपका हिंदू कॉलेज है यहीं से इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और यहाँ से इन्होंने अपने जो शिक्षा का जो आगे की बात होती आगे इन्होंने बढ़ाया। मैं आपको बता दूं इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में भी इन्होंने एडमिशन लिया, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। खराब होने के बाद प्रशांत किशोर जी जो थे इनका रिटर्न अपना घर वापसी हो जाता है और तबीयत जब ठीक हो जाता है तो उसके बाद ये 3 साल तक पढ़ाई छोड़ दिए थे। तो लखनऊ से अंतिम में जाकर इन्होंने ग्रेजुएशन किया और 2 साल के बाद इन्होंने 2 साल के फिर आप कहेंगे ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने 2 साल का फिर ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद इन्होंने हैदराबाद में गए और हैदराबाद से इन्होंने पब्लिक हेल्थ में पीजी की यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसको आप मास्टर डिग्री कहते हैं। और यहीं से माना जाता है कि हैदराबाद में जब पब्लिक हेल्थ से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तो यहीं से इनका भविष्य जो था वो कहीं ना कहीं विदेश की ओर आकर्षित कर रहा था और यहीं से संयुक्त राष्ट्र के यानी यूनाइटेड नेशन में काम करने का इनको रास्ता मिला, संयुक्त राष्ट्र में जाने का इनको एक मौका मिलता है। और पहली बार इनका जो पोस्टिंग होता है वो आंध्र प्रदेश में ही मिला था, लेकिन कुछ समय के बाद यूनाइटेड नेशंस के पोलियो उन्मूलन जो कार्यक्रम थे इसके लिए इन्हें गृह राज्य बिहार ही आना पड़ा और बिहार में इन्होंने पोलियो उन्मूलन को लेकर के जो एक जागरूकता होती है या पोलियो उन्मूलन से लेकर के जो भी यूनिसेफ का कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र का कह सकते हैं, जो भी इनकी स्टेटमेंट थी, जो भी इनकी विचारधाराएं थी, इसको इन्होंने कहीं ना कहीं प्रतिपादित करने की कोशिश किया। अब होता है कि आखिर मोदी जी के संपर्क में कैसे आए। जैसा कि भी हमने बताया तो मोदी का एक कॉल आता है और एक गुजरात में आ जाते हैं, अपने यूनाइटेड नेशंस के नौकरी छोड़ करके ये भारत में आ जाते हैं, गुजरात में आते हैं। आपको मैं बता दूं कि ऐसे व्यक्ति थे कि इन्होंने प्रधान उस समय नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के सामने इन्होंने चुनौती रख दिया था, अपनी बातों को रखा था। अंत में गुजरात के मुख्यमंत्री यानी तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी ने बातों को याद किए, नरेंद्र मोदी ने बातों को कह सकते हैं अप्रूवल देते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने नौकरी को छोड़ा था, उसके बाद भारत आए थे गुजरात में। तो प्रशांत किशोर जी जब यूनाइटेड नेशन में के इंडिया ऑफिस और अमेरिका के हेडक्वार्टर में जब ये काम कर रहे थे तो वहां से फील्ड पोस्टिंग में इनको अफ्रीका के चाड देश इनको जाना था, यानी वहां पर पहुंच जाते हैं। ये आपका अफ्रीका के चाड है और चाड में रहने के दौरान प्रशांत किशोर जी जो थे इन्होंने एक रिपोर्ट किया और जिसने तब के गुजरात के जो सीएम नरेंद्र मोदी जो थे उनको कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करते हैं और यहीं से जो होता है नरेंद्र मोदी का जो खिंचाव होता है प्रशांत किशोर के प्रति जाता है, प्रशांत किशोर को लाने की कोशिश करते हैं। तो इस समय आखिर रिपोर्टिंग क्या हुआ था, प्रशांत किशोर जी जो थे इनका रिपोर्टिंग का नाम था माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट्स इन इंडिया, यानी भारत के जो बहुत ऐसे हमारे राज्य हैं भारत के जहां का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है फिर भी वहां पर माल न्यूट्रिशन की समस्या बनी है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जैसे कुपोषण की जो समस्या होती है यह कुपोषण की समस्या अभी भी बनी हुई है। वो मानते हैं कि वह राज्य बहुत ज्यादा विकसित है फिर भी वहां पर कुपोषण की समस्या बनी हुई है। ये रिपोर्ट इन्होंने जारी किया और यह रिपोर्ट जो था
था गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्य जो भारत के एक समृद्ध राज्य माने जाते हैं, तो वहां पर उस राज्यों में आखिर कुपोषण काहे है, कुपोषण क्यों बद से बदतर होते जा रहा है, ये चीजों को जो था प्रशांत किशोर जी ने बताने की कोशिश की है। तो इस रिपोर्ट को फिर से आप एक याद करेंगे, माल न्यूट्रिशन हाई ग्रोथ स्टेट्स इन इंडिया नाम से इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया और यहीं से नरेंद्र मोदी का आकर्षण जो होता है प्रशांत किशोर के प्रति जाता है। तो रिपोर्ट देख करके नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने प्रशांत किशोर को गुजरात सरकार के साथ पब्लिक पॉलिसी पर काम करने के लिए ऑफर दे देते हैं। जब नरेंद्र मोदी जो थे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने पब्लिक जो पॉलिसी थी इस पर काम करने के लिए इन्होंने कहा। लेकिन अब यहीं पर बड़ा ट्विस्टिंग होने वाला है कि प्रशांत किशोर शुरुआत में देखिएगा तो प्रशांत किशोर जी जो थे यूनाइटेड नेशन में नौकरी छोड़ने से कहीं ना कहीं डर रहे थे, कतरा रहे थे। लेकिन फिर जब सीएम मोदी से उनका एक शर्त हुआ और उन्होंने शर्त रख दिया और नरेंद्र मोदी ने जब उनकी शर्तों को मान लेते हैं तो शर्त क्या था सुनेंगे। शर्त था कि मैं सीधे आपको रिपोर्ट करूंगा, बीच में मैं किसी नेता या किसी अधिकारी को नहीं करूंगा। मतलब जो भी आप रिपोर्टिंग करने के लिए दिए हैं, जो भी आप पब्लिक जो पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी पे जो भी आप हमें काम करने के लिए देंगे, तो जो भी हम रिपोर्ट तैयार करेंगे न तो हम कोई ऑफिसर को देंगे, नहीं हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी या कोई राजनीति नेता को देंगे, बल्कि हम डायरेक्ट आपके साथ रखेंगे, आंख से आंख मिलाकर आपके साथ बात करेंगे। जो चुनौती होगा हम दोनों के बीच में होगा, थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। यह प्रशांत किशोर जी का जो था स्टेटमेंट था। अंतिम रूप से उस समय नरेंद्र मोदी जो थे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने इनकी शर्तों को मान लेते हैं। और जैसे मोदी जी ने इस शर्त को माना तब 2011 में पीके यानी प्रशांत किशोर जी गुजरात आ जाते हैं और शर्त के मुताबिक माना जाता है कि वे गुजरात सरकार के किसी डिपेंडेंट या डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास से काम करना शुरू करते हैं। मोदी जी का जो आवास था, मोदी जी के आवास से काम करना शुरू करते हैं, कोई डिपार्टमेंट में अब नहीं जुड़ते हैं। अब होता है कि धीरे धीरे यदि देखा जाए तो पब्लिक पॉलिसी पर तो ये काम कर ही रहे थे, साथ ही साथ प्रशांत किशोर जी जो थे मोदी जी के लिए भाषण अब लिखने लगे। यानी मोदी जी जो भाषण देते थे, भाषण में लिखने का काम जो था प्रशांत किशोर जी करने लगे और डेटा एनालिसिस भी करने लगे। और डेटा एनालिसिस कर करके एक जो एग्जैक्ट जो भाषण होता है, जो एक प्रभावकारी कह सकते हैं, प्रभावशील कह सकते हैं, आकर्षित कह सकते हैं, ये भाषण इन्होंने देना शुरू लिख करके देना शुरू किया। और बहुत जल्द इससे क्या हुआ कि मोदी जी के जो करीबी लोग थे वो करीबियों में एक प्रशांत किशोर जी का भी नाम जुड़ जाता है। और इस तरह से प्रशांत किशोर जो थे नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते के नामों में आ जाते। इसी के दौरान 2012 में जो होता है गुजरात में चुनाव होता है। मोदी के कैंपेन का डिजाइन जो होता है प्रशांत किशोर जी करते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं अमित शाह जी हैं, इसमें एक ट्विस्टिंग आने वाला है क्योंकि सारे कार्य जो थे गुजरात में यदि देखा जाए मोदी जी का रिटर्निंग जो था ये प्रशांत किशोर करते हैं, लेकिन इसका क्रेडिट जो होता है वो अमित शाह जी को चला जाता है। और यही कारण था कि प्रशांत किशोर जी जो थे उन्होंने नरेंद्र मोदी से रिश्ता तोड़ देते हैं। और फिर आप देखेंगे को बिहार की ओर बढ़ेंगे तो मोदी के करीबी अमित शाह सोहराबुद्दीन शाह फेक एनकाउंटर केस के चलते 2010 से 2012 तक गुजरात से बाहर थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सबसे शुभचिंतक कह सकते हैं, सबसे कह सकते हैं चहेता तो वो हैं अमित शाह जी। और इसीलिए चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी थी अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी को दे दिया जाता है। उन्होंने रिसर्च और टेक्नोलॉजी के आधार पर बेस पर कहेंगे इलेक्शन कैंपेन जो था उन्होंने डिजाइन किया। और इस डिजाइन में 4 बातों को खास रूप से जो थे ये प्रशांत किशोर जी रखते हैं क्योंकि मोदी जी को जिताना था। तो पहला मैटर था कि मोदी को बतौर विकास पुरुष प्रोजेक्ट करना था। ये प्रशांत किशोर जी का पहला आइडियोलॉजी थी कि मोदी जी को हमें जो पेश करनी है जनता के बीच में विकास पुरुष के रूप में पेश करनी है। तो मोदी के आने से पहले और बाद में गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तुलना जनता सामने रखी गई। यानी मोदी जी के पहले क्या हालात थी और अभी मोदी जी के आने के बाद क्या 10 साल में हुआ है, ये पूरे के पूरे जो डेटा और खाका जो होता है, ये विकास के खाका जो था प्रशांत किशोर जी जो थे जनता के सामने, गुजरात के जनता के सामने मोदी जी का जो भी कहेंगे कि उपलब्धि थी इस उपलब्धि को यहाँ पर रखने की कोशिश किया जाता है। जनता देखी, जनता को महसूस हुआ और अंत में आप देखेंगे कि होलोग्राम के मदद से 3D में मोदी जी का भाषण भी जो था तैयार की गई। और इस तरह से गुजरात के जो गली थे, गुजरात के सड़कों थे, नुक्कड़ थे, वहां पर वहां पेश की गई, जो कि जनता, हर घर की जो जनता था मोदी जी की उपलब्धि को, मोदी के कदमों को, मोदी के द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रकार के नीतियों को लोग समझे। और इस तरह से विधानसभा तक उनकी पहुंच धीरे धीरे जो होती है वो बन जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि प्रचार पूरी तरह से व्यक्ति आधारित रहा था
और इसमें कहीं ना कहीं कहेंगे कि मोदी जी थे, मोदी जी को ब्रांड बनाने की कोशिश किया और प्रशांत किशोर जी ब्रांड बना देते हैं। और हर चौथी महत्वपूर्ण बात हुई कि हर विधानसभा में डेटाबेस रिसर्च होना शुरू होती है और इलेक्शन स्ट्रेटजी भी बनाई जाती है और इस तरह से मोदी जी का जो है वहां पुनः एक बार रिटर्निंग हो जाता है और इस तरह से मोदी जी वहां फिर आप देखेंगे कि थर्ड टाइम वहां मुख्यमंत्री का यह शपथ ले लेते हैं। अब होता है, नतीजा आता है लगभग 182 में से 115 सीट जो था वो बीजेपी को आता है। टोटल 182 सीट थी विधानसभा गुजरात का और इसमें 115 सीट बीजेपी को आ जाता है। कांग्रेस जो है 62 सीट लाती है और अन्य पार्टी जो थे 2 सीट जीतती है और मोदी जी आसानी से तीसरी बार जो था गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब ये प्रशांत किशोर जी देखा जाए तो इलेक्शन वार रूम की बात करेंगे, डेटा रिसर्च, ब्रांडिंग, ऐसे जो मॉडर्न तकनीक थे और तरीका थे, ये प्रशांत किशोर जी ने भारतीय चुनावों की नई स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं बना दी थी। और अब प्रशांत किशोर जी को कहने लगे लोग क्या, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पीके, यानी अब राजनीतिक रणनीतिकार जो थे अब प्रशांत किशोर जी बन जाते हैं क्योंकि यहां से मोदी जी का ये थर्ड बार यानी थर्ड टाइम्स यहां मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब होता है कि अब इस इलेक्शन में और बहुत सारी बात होती है। प्रशांत किशोर जी जो थे वो आईआईटी और आईआईएम के छात्रों के साथ मोदी का चुनाव कैंपेन भी चलाया था। 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की सेंट्रल कैंपेन कमेटी का जब चेयरमैन नियुक्त किया गया और 2014 का चुनाव के लिए पीएम कैंडिडेट जब घोषित किया गया तो उस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में कहीं ना कहीं पीके का एक बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि पीके ने भारत के आईआईटी और आईआईएम के छात्रों के साथ इन्होंने कैंपेन भी चलाया था और इनको ब्रांड बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी। इस दौरान पीके जो थे, प्रशांत किशोर जी जो थे, तब तक जो गुजरात में काम कर रहे थे अब ये पूरे के पूरे देश भर में काम करना शुरू कर देते हैं और इसके लिए उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को स्थापना किया जिसका नाम है CAG यानी सिटीजन फॉर अकाउंटेंट गवर्नेंस यानी CAG। तो ये जो था ये एक कह सकते हैं एनजीओ कहेंगे, एनजीओ जो था ये प्रशांत किशोर जी स्थापित करते हैं और इसके माध्यम से आईआईटी और आईआईएम के जो स्टूडेंट्स थे उनको इसमें कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। तो यह एक बहुत बड़ी रणनीति थी और आईआईटी और आईआईएम के जो संस्थान थे, जैसे पढ़े लिखे जो प्रोफेशनल जो युवा थे, स्टूडेंट्स जो थे, उनको इस संगठन के माध्यम से मोदी के चुनाव प्रचार में उनको कहीं न कहीं शामिल कर दिया जाता है और CAG ने ही चुनाव के दौरान मोदी के पूरे सोशल मीडिया कैंपेन की जिम्मेवारी संभाल लिया था। और हम कहेंगे इनकी रिसर्च और डेटा एनालिसिस से स्ट्रेटजी बनती है, रणनीति बनती है और मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो यहां पर भी पीके का एक बड़ा योगदान होता है। उसी के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात होता है कि क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये कांग्रेस के नेता थे और ऐसा माना जाता है कांग्रेस पर कहीं ना कहीं कह सकते राजनीतिक तुष्टीकरण का आरोप हमेशा लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने सम्मान नहीं दिया। अब यहां पर जो था प्रशांत किशोर जी जो थे ये मोदी जी के कैंपेन में कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को केंद्र बिंदु करते हैं और हम कहेंगे सरदार पटेल के पुण्यतिथि पर इन्होंने कहा कि मोदी जी आप रन फॉर यूनिटी कैंपेन लॉन्च में कर रहा हूं, आप कहीं न कहीं जो है आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने प्रति एक डेडिकेशन आप दिखा दीजिए जिससे कि जनता को लगे कि केवल अपने पक्ष की बात नहीं करता, विपक्षों को भी अपने साथ रखने की बात करता है। तो ये मकसद था मोदी की छवि को पटेल से जोड़ना, लोगों के बीच में विपक्षी जो दल होते हैं उनके प्रति इनका डेडिकेशन को दिखाना। और इस तरह से उस समय ही कांग्रेस के एक नेता हैं वो मणिशंकर अय्यर जी, इन्होंने 2014 में एक स्टेटमेंट जारी किया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाए, वो यहां आकर चाय बेचना चाहते हैं तो हम उन्हें जगह दिला सकते हैं, वो आकर चाय बेचें। और ये जो चाय वाली जो स्टेटमेंट जो दिया गया मणिशंकर अय्यर के द्वारा, अब इसी चीजों को प्रशांत किशोर जी थे वो 2014 में मोदी की सरकार बनाने में इसको एक बहुत बड़ा स्लोगन के रूप में पेश कर दिया और वो हो गया चाय पर चर्चा। सुना होगा। तो चाय पर जो चर्चा का कॉन्सेप्ट था ये कहीं ना कहीं विपक्षी दल ने ही दे दिया और जब विपक्षी दल ने दे ही दिया तो प्रशांत किशोर ने कहा कि चलो बेटा अब इसका हम बढ़िया से उपयोग कर लेते हैं। तो पीके को इससे चाय पर चर्चा कैंपेन का आइडिया आ चुका और मोदी चाय पीते रहे, आम लोगों से बात करते रहे, मीडिया से लाइव कवर देते रहे। अब गुजरात चुनाव की ही तरह मोदी जी थे
3D होलोग्राम तकनीक के इस्तेमाल इन्होंने किया और लगभग 700 से ज्यादा रैलियां इन्होंने कर दिया। अब होता है 2014 के चुनाव में बीजेपी ने लगभग 282 सीटों के साथ पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भारत में बना लेती है और इस तरह से मोदी जी का जो है भारत के राजनीति में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनका एक बहुत बड़ी वापसी होता है। जो बीजेपी या कह सकते अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत बड़ी सपना था कि एक दिन बीजेपी मेजोरिटी में आएगी और यह सपना को साकार नरेंद्र मोदी तो कर ले हैं, लेकिन मोदी जी को यह साकार कराने में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो थे, ये प्रशांत किशोर का ही बहुत बड़ा योगदान रहा था मेरे प्यारे बच्चों। अब होता है आगे की बात किया जाए तो मोदी पीएम बनने के बाद पीके ने आखिर रास्ता क्यों बदल ली, एक क्वेश्चन बनेगा। तो जैसा कि अभी हमने बता रहा था तो इस मैटर में बीजेपी की अभूतपूर्व जब जीत होती है तो इसका क्रेडिट मिलना चाहिए था प्रशांत किशोर जी को, लेकिन नहीं मिला, मिल गया अमित शाह जी को और यहीं पर जो है समस्या विकराल हुआ, जो कि इससे पहले हमने कहानी को बता रखा है। तो बीजेपी के चुनाव प्रचारक और डेटा एनालिस्ट उस समय शिवम शंकर जी हैं, उन्होंने अपने किताब हाउ टू विन इन एन इंडियन इलेक्शन में ये मैटर को लिखते हैं। इस किताब में वो चीज लिखते हैं कि सारा करा हुआ कार्य जो था प्रशांत किशोर का था, लेकिन क्रेडिट जो था वो अमित शाह को दे दी जाती है और यहीं से कहें कि प्रशांत किशोर जो थे यह बहुत ज्यादा कहेंगे कि नाराज हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब होता है कि 2014 के बाद प्रशांत किशोर जी जो थे वो मोदी के करीबियों के लिस्ट से बाहर हो गए और नई सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि चुनाव में इतना मेहनत करने के बाद भी राजनीति पद उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया और नई सरकार में कोई काम न होने के कारण भी पीके के पास अब पार्टी छोड़ने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता अब नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। इसके साथ ही सीएजी भी इनका बंद हो गया, जो एक एनजीओ इन्होंने लॉन्च किया था आईआईटी और आईआईएम के बच्चों के साथ, जिसमें काम कर रहे थे। तो युवा भी नौकरी छोड़ करके आगे की पढ़ाई करने के लिए चले गए। कई युवा किशोर जो पीके हैं प्रशांत किशोर के संपर्क में रहे, जिससे राजनीतिक जो सलाहकार के रूप में इनका मौका तलाशे जा सके और ये आगे बढ़ते रहे। अब होता है कि मोदी जी को जब इन्होंने छोड़ा तो मोदी से छिटके तो नीतीश के ये सलाहकार बन गए और बिहार में अब ये अपने छवि को दिखाएंगे। तो होता क्या है कि नीतीश कुमार उस समय नरेंद्र मोदी के बड़े विरोधी माने जाते थे और मोदी जी के पीएम कैंडिडेट बनने के बाद ही उन्होंने एनडीए से भी अलग हो गए थे। चूंकि मैं आपको बता दूं कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के सिर्फ मात्र 2 ही सीट आए थे, क्योंकि मोदी और नीतीश कुमार में बनती नहीं थी। नीतीश कुमार जी जो थे एकदम 36 का आंकड़ा मोदी से मानते थे। ये मोदी को कभी भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब उनको कैंडिडेचर के रूप में लाया गया, बीजेपी ने लाया, तो ये चीजों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी थे वो खुश नहीं थे और यही कारण था कि इन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिए, एनडीए से बाहर निकल के महागठबंधन के साथ चले गए थे और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर के 2014 के जो था इन्होंने चुनाव जीत लड़ा था। जेडीयू की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर इनको मात्र 2 ही सीट पूरा मिला था और इसी समय बहुत बड़ी एक बवाल हुई। तो बाद में फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि दोनों एक साथ आ गए थे। अब होता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की यदि हम बात करें तो 2015 में विधानसभा के चुनाव में नीतीश की मदद करने के लिए अब पीके तैयार हो जाते हैं, प्रशांत किशोर को तैयार कर ली जाती है और इस समय सीएजी की जगह पीके ने एक और नया संगठन बनाया जिसका नाम है आईपीएसी, यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, यानी आईपीएसी का गठन किया गया। और आईपीएसी का गठन करने का मेन मकसद था नीतीश कुमार को अब जिताना। ठीक है, अब होता है कि आईपीएसी ने ही नीतीश कुमार के कैंपेन जो था उसको एक हथियार के रूप में पेश करता है और इस तरह से चाय पर चर्चा के जगह अब हो गया पर्चा पर चर्चा, यानी चाय पर चर्चा के माध्यम से मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दी गई। और जब नीतीश कुमार जी कट्टर विरोधी जब मोदी जी के हो जाते हैं, जब अलग हो जाते हैं और 2015 में जब विधानसभा का चुनाव होता है और नीतीश कुमार को जिताने के लिए आईपीएसी का जब गठन कर दिया जाता है पीके के द्वारा, तो यहां पर एक नया लॉन्च करती है पर्चा पर चर्चा, ऐसे चलाया जाए जिसमें 5000 वॉलंटियर साइकिल से जनता के बीच जाते हैं, चिट्ठी पहुंचाते हैं, जिसमें नीतीश सरकार के काम का ब्यौरा वो बताते हैं। आपको बता दूं कि वहां पर एक नारा भी दिया गया था, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। तो ये बिहार में बहार है नीतीश कुमार है नारा भी लिखने वाला, देने वाला और बिहार में प्रचार करने वाला कोई और नहीं था, उसका नाम है प्रशांत किशोर। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया जिसके जरिए ग्राउंड लेवल पर कहेंगे कि लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश किया गया, यह भी प्रशांत किशोर ही किए थे। और इस तरह से हम कहेंगे कि बिहार में
में नीतीश कुमार जी का भी जो बहुत बड़ी रिटर्निंग होगी और रिटर्निंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन समस्या बनेगी कुछ चीजों को लेकर के। तो जब मोदी ने मुजफ्फरनगर ने रैली में कह दिया कि नीतीश के डीएनए में गड़बड़ है, तो उसी समय दूसरा कंपैक्ट भी चला दिया गया। और सुने होंगे आप कि बिहार के नागरिक जो थे बाल नाखून काट काट के पीएमओ भेज रहे थे, मोदी जी के पास भेज रहे थे। तो बिहारी अपने बाल और नाखून सैंपल पीएम ऑफिस को भेजने लगे, क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार जी ने बोला था कि ये नीतीश कुमार को नहीं कहा गया कि डीएनए खराब, बल्कि बिहार वासियों को गाली दी गई है और बिहार वासियों के डीएनए पे प्रश्न नरेंद्र मोदी ने उठाया है। तो पीके का सबसे बड़ा रणनीतिक दांव यहां पर हुआ कि नीतीश लालू का गठबंधन कराना, और गठबंधन हो भी जाता है। नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन में 243 सीट में से 178 सीट मिल जाती है, जिसमें जेडीयू जो था 71 सीट जीत जाता है और बीजेपी मात्र 53 सीट पर सिमट जाती है और नीतीश फिर से बिहार का एक बार सीएम बन जाते हैं। महागठबंधन सरकार में सीएम नीतीश कुमार जो थे वो को कहेंगे कि पीके को अपना सलाहकार बनाया, और अंतिम रूप से आपको मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर जो थे वो प्रशांत किशोर के नीतीश कुमार जी थे वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिए थे। और इस तरह से नीतीश कुमार का गजब का एक कहेंगे एक रिटर्न होती है। उसके बाद अब कैप्टन की बात यदि करेंगे, अब हम चलते हैं सीधे पंजाब की ओर। तो पंजाब में कैप्टन साहब की बात किया, इनको भी जिताया और राहुल गांधी यूपी ले गए। तो अब होता है क्या कि 2017 के चुनाव जब हुआ तो पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव हो रही थी तो कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे वहां पीके से उन्होंने मदद मांगी। अमरिंदर सिंह पिछले 2 चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे, परास्त हो गए थे। और इस कंपैक्ट में यदि आप देखेंगे तो पीके ने अपने स्टाइल जो था कैप्टन को उन्होंने प्रोजेक्ट किया और उनके लिए उन्होंने स्लोगन बनाया पंजाब दा कैप्टन चाय पर चर्चा। यानी पंजाब दा कैप्टन है, पंजाब का कैप्टन जो है वह आपका जो है वो अमरिंदर सिंह ही हो सकते हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर भी चाय की चर्चा होना शुरू हो जाती है और इस तरह से एक प्रोग्राम भी डिजाइन किया गया कॉफी विथ कैप्टन। और कॉफी विथ कैप्टन के माध्यम से लोगों के बीच में जो छवि थी वो कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह जो कैप्टन थे इनको बनाया गया। अब होता है कि नतीजा ये होता है कि लगभग 117 सीटों में से 77 सीट जो थी ये कांग्रेस जीत जाता है और बीजेपी और अकाली दल मिल करके गठबंधन कर मात्र 18 ही सीट जीतते हैं। और इस तरह से हम कहेंगे कि पंजाब में कांग्रेस का एक बहुत बड़ी रिटर्निंग होता है, वापसी होता है। अब होता है कि जैसे ही कांग्रेस का यहां रिटर्निंग होता है तो कांग्रेस की रिटर्निंग होने के बाद प्रशांत किशोर जी, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी हार चुका था कांग्रेस पंजाब में, अब पीके की स्ट्रेटजी से प्रभावित हो गए थे अमरिंदर सिंह और उन्होंने राहुल गांधी के सामने इनके बारे में इनके नामों को सिफारिश कर देते हैं और 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव की जिम्मेवारी भी इनको सौंप दी जाती है। अब यहां पर थोड़ा राहुल गांधी गलती कर दिए थे जिसके कारण बहुत स्थिति अच्छी पॉजिटिव नहीं रहा जैसे प्रशांत किशोर चाह रहे थे। तो राहुल गांधी भी मान गए, लेकिन इस बात पर पीके की जीत है, हैट्रिक टूट भी जाती है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ही समस्या आती है। राहुल गांधी इनकी बातों को पूरा से नहीं मानते, यही कारण था कि जो हैट्रिक मारना चाहिए था ये प्रशांत किशोर नहीं मार पाते हैं। तो यूपी में हार जाती है खासतौर पे आपका कांग्रेस। तो पीके यूपी में प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहते थे, वहीं कांग्रेस जो था वो शीला दीक्षित को सीएम फेस बनाना चाहता था। यही पर कंट्राडिक्शन होता है और यही कारण था कि प्रशांत किशोर का जो हैट्रिक था यहां पर हैट्रिक टूट जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो पीके जो थे प्रशांत किशोर आखिरी समय में कांग्रेस के सपा से गठबंधन की यदि बात किया जाए तो हम कहेंगे कि पीके यानी प्रशांत किशोर जो थे कांग्रेस के सपा से गठबंधन करने के खिलाफ थे। ध्यान देंगे जब उत्तर यूपी का जो चुनाव हो रहा था तो इसमें सपा के गठबंधन के खिलाफ थे। उनके मुताबिक जमीन पर कांग्रेस की जो लहर थी यदि वो गठबंधन कर लेता है सपा के साथ, क्योंकि सपा पे ऑलरेडी भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामला आ चुके थे, तो उन्होंने कहा कि उनका जो छवि होगा कांग्रेस की छवि खराब हो जाएगी। तो इस दौरान नीतीश और पीके की करीबी और ज्यादा बढ़ जाती है। 2018 में पीके जो थे जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं और नीतीश ने उन्हीं के पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। हालांकि यह साथ लंबा नहीं चला। 2020 में आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी को पार्टी विरोधी, नीतीश कुमार जी ने कहा कि प्रशांत किशोर जो है पार्टी विरोधी कुछ कार्य कर रहे हैं और इसके आरोप लगा करके जेडीयू जो होता है प्रशांत किशोर को अपने जेडीयू पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटा देता है, यानी निकाल देता है। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो 6 साल में, जैसा कि अभी हमने बताया था, तो प्रशांत किशोर जी 6 साल में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री बना दिए। जैसा कि आपको मैं बता दूं प्रशांत किशोर 2019 में
आंध्र प्रदेश के विधानसभा जब चुनाव हुआ, वहां पर जगन मोहन रेड्डी, 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल, 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी, और फिर देखेंगे तमिलनाडु के विधानसभा में एम.के. स्टालिन जो थे, ये सभी को कैंपेन चलाए थे और इस तरह से सभी को मुख्यमंत्री जो बनाने में एक योगदान रहा वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का रहा। अब राजनीतिक सलाहकार से संन्यास ले लिए हैं, क्योंकि जैसे बिहार में हुआ, अब ये बिहार को कुछ और ज्यादा देना चाह रहे थे। तो अब होता है कि 2021 में पीके ने एक स्टेटमेंट जारी किया, मैं जो कर रहा हूं उसे जारी नहीं रखना चाहता, मैंने पर्याप्त काम कर लिया है, अब मेरे लिए एक ब्रेक लेने और जीवन में कुछ काम करने और काम समय है और अच्छे करने की हमें जरूरत है। प्रशांत किशोर जी का स्टेटमेंट 2021 में आता है। अब जैसे इसके आता है तो इनके स्टेटमेंट को यदि मैं आपको बता दूं तो मैं आपको बताऊं कि पीके जो थे, पीके के जाने के बाद भी आईपीएसी का काम चलता रहा। पीके ने भी कांग्रेस का एक जो रिवाइवल प्लान होता है इसको बनाते रहे और सोनिया गांधी से इन्होंने कई राउंड की मीटिंग की। हालांकि जब बात नहीं बनती है तब पीके ने कहा कांग्रेस की जो वर्तमान व्यवस्था है वो ऐसी है कि खुद तो डूबेगी ही, हमको भी ले डूबेगी। यह स्टेटमेंट प्रशांत किशोर जी का था और इस तरह से प्रशांत किशोर जी कांग्रेस से जो थे अपने जो एक व्यक्तिगत जो लगाव था इस लगाव से अलग हो जाते हैं। अब होता है कि 2 मई 2022 की बात है, तो अब उन्होंने एक ट्वीट किया। प्रशांत किशोर जी का एक ट्वीट आता है, अब असली मास्टर्स यानी लोगों के पास और जन स्वराज और सुशासन की राह पर जाने का समय आ चुका है, शुरुआत हम बिहार से करेंगे। यह स्टेटमेंट 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर जी का ट्विटर पर आता है और यहीं से एक संभावना व्यक्त की जाती है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बड़े की बात करेंगे। तो अब प्रशांत किशोर जी अब बड़े पर्दे पर आ जाएंगे और 5 मई को एक और इन्होंने घोषणा किया और 2 अक्टूबर से जन स्वराज अभियान इन्होंने शुरू कर देते हैं। प्रशांत किशोर जी पद यात्रा करते हैं, बिहार के हर गांव में जाने की बात करते हैं, लोगों से जुड़ने का इन्होंने ऐलान किया। पश्चिम चंपारण से इन्होंने अपने यात्रा को शुरू किया और लगभग 2697 गांव तक इन्होंने अपने पहुंच बनाया, पद यात्रा किया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती होता है, तो 2 अक्टूबर 2024 को पटना के वेटनरी कॉलेज में के ग्राउंड जो है वहां पर इन्होंने जन स्वराज पार्टी को इन्होंने लॉन्च कर दिए और प्रशांत किशोर जी ने अपने पार्टी को 5 एजेंडा बताया। पहला था कि हम शिक्षा पर बात करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम शिक्षा को मजबूत करेंगे, लोगों को बिहारियों को रोजगार देंगे, जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देंगे, महिलाओं को आसान लोन दिया जाएगा और लैंड को हम रिफॉर्म करें, यानी भूमि जो है भूमि हम सुधार करेंगे। ये 5 जो था 5 कहेंगे कि इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया यानी टारगेट किया और इसके माध्यम से जन स्वराज जो है बिहार के राजनीति में अब उथल पुथल मचाने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर जी पीके की आइडियोलॉजी, अब यहां पर यही प्रश्न होता है, कुछ लोग कह रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी की जो आइडियोलॉजी है क्या उनकी गांधीवादी है या मौकाप्रस्त है। तो जन स्वराज पार्टी के लोगों में गांधी और अम्बेडकर दोनों की तस्वीरें, दोनों की छवि दिखाई देता है। प्रशांत किशोर जो है खुद को सेंटर लेफ्ट या गांधीवादी विचारधारा को बताते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ राजनीति जो एनालिसिस्ट हैं यानी विशेष ज्ञान रखने वाले हैं, तो उसमें एक लेखक है जिनका नाम है शाहजहां मदप्पनपत, उनको मुताबिक कहा जा रहा है प्रशांत किशोर जो है एक धर्मनिरपेक्ष आदमी हैं, न सांप्रदायिक हैं, न लेफ्ट विंग के हैं और न ही राइट विंग के हैं, न संवैधानिक सिद्धांतों के पक्षधर हैं और न ही उसके खिलाफ हैं। अब तक उनकी वफादारी उस पार्टी से ही रही है जिसके साथ उन्होंने काम किया है। यह कहना है शाहजहां मदप्पन जो है इनके मुताबिक ये कहा गया, मदमपत के द्वारा ये चीज को कहा गया है। अब होता है कि पटना में पॉलिटिकल एनालिस्ट महेंद्र सुमन जी के मुताबिक क्या कहा गया है, तो महेंद्र सुमन जी कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी की पहुंच जो है बिहार के मध्यम वर्ग के युवाओं पर केंद्रित है और जिन्होंने आइडियोलॉजी के से फर्क नहीं पड़ता। इन युवाओं की चिंता उनकी आजीविका जो होती है इस पर कहीं न कहीं इनका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रभाव जा रहा है। ये अच्छी नौकरी और सम्मानजनक जीवन चाहते हैं और लोगों को देना भी चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एक अमरनाथ तिवारी जी हैं, उनका मानना है कि प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी वो नहीं है जो बताते हैं। जन स्वराज की पहली 51 कैंडिडेट की लिस्ट में यह स्पष्ट हो चुका है कि इसमें उम्मीदवार ईबीसी से हैं, यादव कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी हैं, तो ये लोग आरजेडी और जेडीयू का वोट काटेंगे। अमरनाथ ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर का एजेंडा साफ है कि वह आरजेडी का वोट काटो और जेडीयू को खत्म करो। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप जो है ये भी चलते रहेंगे। अब होता है कि क्या प्रशांत किशोर जी जो है बीजेपी के बी टीम है, ये भी अब क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए 2020 में पीके को जेडीयू से निकालने से पहले नीतीश कुमार जी ने कहा था कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर पीके को पार्टी में शामिल किया था। ये
नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है। ये नीतीश कुमार जी 2020 में ऐसा स्टेटमेंट जारी किए थे। अब होता है कि बिहार में तेजस्वी यादव की यदि बात किया जाए तो तेजस्वी यादव जी का भी कहना है कि पता नहीं उन्हें पैसा कहां से मिलता है, बीजेपी अपने रणनीति के तहत उन्हें फंडिंग कर रही है। इसलिए विपक्षी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी पर आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पीके पर आरोप लगाती है और उन्हें जिन राज्यों से फंड मिल रहा है वहां कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की सरकार है, ऐसा दूसरी बात कहा जा रहा है, बीजेपी की भी कहना है। तो फंडिंग के जो आरोप कहीं ना कहीं लग रहे हैं, तो फंडिंग के आरोपों पर पीके ने बताया कि उन्होंने पिछले 3 सालों में लगभग 241 करोड़ रुपया बिजनेस कंसल्टेंसी से उन्होंने कमाया है और इसमें से लगभग 51 करोड़ टैक्स उन्होंने दिया है और 99 करोड़ जन स्वराज पार्टी को उन्होंने डोनेट कर दिया है। तो प्रशांत किशोर जी जो है डायरेक्ट अपने आय का जो विवरण है इसको इन्होंने जनता के सामने रख दिया है, देश के सामने रख दिया है। इसलिए इस पर किसी प्रकार के यदि कोई कह रहा है तो मुझे लगता है कि खैर वो राजनीति तुष्टीकरण हो सकता है, राजनीतिक गतिविधियां हो सकती है, सबका अपनी अपनी राय हो सकते हैं। अब अमरनाथ तिवारी जी के यदि हम स्टेटमेंट के देखें तो अमरनाथ तिवारी जी ने भी इनके बारे में बहुत स्टेटमेंट दिया, जैसे कि पीके को कंस्ट्रक्शन कंपनी से भी पैसे मिलते हैं। यह चीज़ें जो होती है देखकर लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति उन्हें फंड कर रहा है। मैंने नहीं सुना कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप या बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कभी पीके के बारे में कुछ कहा हो या कोई संदेश तो दे रहा है। पॉलिटिकल कमेंटेटर एक सुजीत नायर जी हैं, इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में पीके भले ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं लेकिन उनकी वजह से महागठबंधन जो है के वोट कट रहे हैं, इनका ये कहना है। अब इस तरह से हर राजनीति और हर कह सकते हैं जो राजनीति ज्ञाता जो हैं वो अपने अपने तौर तरीका से जो है अपने अपनी विचारधाराओं को कहीं ना कहीं पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो था आज का हमारा प्रशांत किशोर जी का, यदि देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी ने बिहार को और भारत में यदि देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी ने अपने छवि कैसे बनाए और कैसे संयुक्त राष्ट्र से निकल करके देश दुनिया और भारत के यदि इतिहासों में देखा जाए, बिहार के राजनीति में देखा जाए तो कैसे वह चहलकदमी ले आ चुके हैं, कैसे एक कहेंगे कि भूचाल ले आए हैं और युवाओं के कैसे पसंद बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग ने पूरे एनालिसिस से समझ में आया होगा कि अब समर्पण की भावना आ चुकी है। अभी तक ये दूसरे पार्टियों का समर्पण की भावना से काम कर रहे, डेडिकेशन की भावना से काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है, अब जो समय आ गया, जो बिहार की मांग है, या बिहार की मांग के साथ मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी बिहार का कुछ देना चाहते हैं और इस तरह से हम कहेंगे कि ये अब सलाहकार से संन्यास लेकर के बिहार को एक नया तरीका और नया तस्वीर कहीं ना कहीं पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, फिर हम लोग इसी तरह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।